वेलकम अगेन। तो बेटे अब हमने इसका ओवरव्यू ले लिया है, अब क्वेश्चंस करेंगे। तो जो मैंने आपको नोट्स सप्लाई करे हुए हैं अकाउंटिंग फॉर लीजेस, तो इसमें आप निकालें इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज, और इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज के अंदर केस स्टडी 1 को देखें। केस स्टडी 1 क्या कहता है? केस स्टडी 1 में कहता है कमेंट वेदर फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। वो तुमसे पूछ रहा है कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है, हार्डली 1 मार्क। लीजिए जी, इस शीट को मैं इधर रख देता हूं। एक कंप्यूटर हैज ए लाइफ ऑफ 4 years। कंप्यूटर की लाइफ जो है 4 years की है, एंड हैज बीन लीज्ड फॉर 4 years, आफ्टर विच इट वुड बी रिटर्न टू लेसर। Responsibility for repair, maintenance, insure and upgrade the lease asset has been assumed by the lessor। पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लें। यह है आपकी केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 में उसने क्या कहा? वो कहता है कि एक कंप्यूटर है, पहले तो लीज पीरियड 4 years का है। लीज पीरियड 4 years का है और कंप्यूटर हमने लीज पर दिया है। कंप्यूटर जो है वो लीज पर दिया गया है, कंप्यूटर ऑन लीज, करेक्ट। जिसको लीज पर दिया गया 4 साल के लिए दिया गया, और उसके बाद में यह भी बताया है कि जो इसकी लाइफ है, कंप्यूटर हैज ए लाइफ ऑफ 4 years, यानी कि इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है ना वो भी 4 years की है। इकोनॉमिक लाइफ 4 years की है। अब मैंने आपको बताया था कोई लीज फाइनेंस लीज तब बन जाएगी जो मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखाई थी, उन 4 में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाइड हो जाए, कोई भी एक, तो इसमें से कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो रही है? क्या हम रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर रहे हैं वो वाली तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन जो लीज पीरियड है वो आपकी बार 100% इकोनॉमिक पीरियड को कवर कर रहा है। जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 4 years की है। अगर लीज पीरियड इकोनॉमिक लाइफ के 50% पीरियड को भी कवर करता है तब भी वो फाइनेंस लीज हो जाती है। यहां तो 100% कवर कर रहा है, तो इसलिए ये फाइनेंस लीज है। लीज इज फाइनेंस लीज। लीज इज फाइनेंस लीज एज लीज पीरियड, जो लीज पीरियड है, लीज पीरियड कवर्स ऑलमोस्ट 100% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। जो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है 4 साल की, जबकि रिक्वायरमेंट क्या है 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, तो यहां तो 100% कवर कर रहा है, तो इसलिए फाइनेंस लीज मानी जाएगी। केस स्टडी 2 में क्या कहते हैं? केस स्टडी 2 कह रहे हैं विंसम लिमिटेड, अपने नोट्स को ध्यान से देखते रहो। कह रहे हैं विंसम लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कार्स टू कॉर्पोरेट ऑन ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को कार्स देती है, सॉरी कॉर्पोरेट सेक्टर्स को कार देती है किराए पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लाइफ ऑफ कार इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years। लाइफ जो है 10 साल की है। लीज रेंटल्स फॉर ए लीज ऑफ 1 year इज 1,50,000। लीज लाइफ तो 10 साल की है और लीज रेंटल 1 साल की लीज का 1,50,000 है। आफ्टर 1 year द लीज एग्रीमेंट में बी रेन्यूड। इसका मतलब वो कह रहे हैं 1 साल के बाद लीज एग्रीमेंट दोबारा से रेन्यू कराना है। इसका मतलब शुरुआत में लीज पीरियड सिर्फ 1 ही साल का है, तो बिकॉज 10 साल में से केवल 1 साल ही लीज पीरियड है, तो अब की बार हम मेजॉरिटी पीरियड कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस केस में ये ऑपरेटिंग लीज का केस माना जाएगा। इसमें क्या है कि कार्स जो हैं हम लीज पर दे रहे हैं, कार्स ऑन लीज। इस क्वेश्चन में कार्स लीज पर दे रहे हैं, और
जैसा कि तुमने देखा इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 10 साल की है, लाइफ जो है कार की, लाइफ ऑफ कार्स 10 ईयर्स है, लेकिन लीज पीरियड जो है वो केवल 1 साल का है। लीज पीरियड 1 ईयर है, लीज पीरियड 1 ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 1 साल के बाद लीज पीरियड रेन्यू होगा। सिंस लीज पीरियड is just 1 year, whereas economic life is 10 years, that is lease period is less than 50%, less than 50% of economic life comma lease shall be classified as operating lease। तो लीज को हम ऑपरेटिंग लीज के रूप में क्लासिफाई करेंगे। shall be classified as operating lease, shall be classified as operating lease। तो इसको हम ऑपरेटिंग लीज के रूप में लेकर के चलेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जागेश्वर पिलग्रिमेज लिमिटेड लीज्ड आउट एन एसेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। एक एसेट लीज पे दिया गया, उसकी कॉस्ट 20 लाख है। कॉस्ट का मतलब फेयर वैल्यू भी होता है लीज के चैप्टर में। लीज पीरियड 5 इयर्स का है, एनुअल लीज इतनी है, हर साल वो हमें इतना रेंट देगा। लाइफ एसेट की 5 साल की है। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, डेट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। और उसने ये भी हमें बता दिया है, उसने ये तो बता दिया है कि 15% जो है इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है। मैंने बताया ना इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न का यूज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए करा जाता है, लेकिन उसने तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू भी, वो कह रहा है इम्प्लिसिट रेट 15% है। लीज रेंटल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 lakhs, यानी कि अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूं 15% के फैक्टर से तो वो ऑलमोस्ट 20 लाख के बराबर आ रही है। ये उसने तुम्हें बता दिया। Annual repairs and maintenance to be provided by lessor, the operator to be provided by lessor on a regular basis. Leases not to make any alteration in the asset during the life period. तो the lessee to take insurance for the asset. अब ये जो चीजें बाद में दी है वो कंफ्यूज करने के लिए दी है, लेकिन शुरुआती लाइन से हमें पता लग गया कि ये फाइनेंस लीज है। कैसे फाइनेंस लीज है? केस स्टडी 3। केस स्टडी 3 में वो क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है एसेट की, पहले तो उसने ये बताया, जो चीजें बताई है पहले तो मैं थोड़ा सा लिख दूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। पहले तो एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 5 साल की है, 5 इयर्स की, और लीज पीरियड भी 5 साल का है। तो एक तो ये कारण है कि ये फाइनेंस लीज है, क्योंकि एक भी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाए तो फिर तो फाइनेंस लीज होगी, क्योंकि हम पूरा इकोनॉमिक पीरियड कवर कर रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ 50% कवर करने की जरूरत होती है फाइनेंस लीज को क्वालिफाई करने के लिए। करेक्ट? एसेट की कॉस्ट तुम्हें जो दी हुई है वो 20 lakhs की है, 20 lakhs। और उसने हमें यह भी दे दिया क्वेश्चन में कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, जो लीज रेंटल हर साल हमें मिलेंगे, मैंने बताया था ना जो हर साल 5-5 साल में हमें मिलेंगे, उन सबका टोटल जो आएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू उसने तुम्हें दी हुई है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स
ऑलमोस्ट इक्वल टू, दी तो नहीं हुई है, वो कह रहा है जो भी प्रेजेंट वैल्यू है ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉस्ट है। तो ये दो में चीजें सेटिस्फाई हो रही है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये, लीज shall be classified as finance lease। पहले तो इसको फाइनेंस लीज क्यों मानेंगे? shall be classified as finance lease as a lease period is equal to इकोनॉमिक लाइफ। जबकि फाइनेंस लीज होने के लिए तो लीज पीरियड को सिर्फ 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ से ज्यादा होना पड़ता है, तो लीज पीरियड इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ। करेक्ट। बी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट is almost equal to cost। almost equal to cost, इसलिए ये फाइनेंस लीज मानी जाएगी। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये बताना है इस क्वेश्चन में। फोर्थ में कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फिर से कहता है एसेट की कॉस्ट जो है वो 25 लाख की है। लो जी, एसेट की कॉस्ट तुम्हें 25 लाख की दी हुई है पहले तो केस स्टडी 4 में। वो कहता है कॉस्ट जो है वो एसेट की, जस्ट वेट, 25 लाख है। 25 लाख। और अब की बार उसने क्या दिया है कि ये जो एसेट है ना, हमने जो दिया है ये कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है? 40 महीनों के लिए दिया हुआ है, 40 मंथ्स के लिए। 40 मंथ्स के लिए दिया हुआ है, 40 मंथ्स। लीज पीरियड जो है आपकी बात 40 महीने का है। अगर 40 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाई 12, तो ये 3.33 आ रहा है, और 3.3 ईयर्स भी कह सकते हैं। और उसने बताया जो लीज पीरियड है, पॉइंट नंबर 3 में देखो, वो कहता है टर्म, ब्रैकेट में लिखा है इक्वल टू एस्टिमेटेड लाइफ 40 मंथ। इसका मतलब जो लीज की टर्म है वो 40 मंथ की है, और तुम्हें ये बता दिया है कि ये जो टर्म है यही इसकी इकोनॉमिक लाइफ भी है। तो एक तो ये रीजन है कि ये फाइनेंस लीज होगा, क्योंकि लीज टर्म जो है इकोनॉमिक लाइफ के बराबर है, नंबर 1। फिर आगे उसने ये बताया, वैसे तो उसने कहा है कि जो मंथली रेंट है, हालांकि उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो कह रहे हैं मंथली रेंट है आपकी बार, जो लेसी है वो मंथली रेंट पे करेगा 7,000 रुपए का। मंथली पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज, बेटे जो अदर सर्विसेज होंगी ना उसके अगेंस्ट जो पेमेंट मिलती है उसको पहले तो कंटिंजेंट रेंट बोलते हैं, वो लीज रेंटल नहीं माना जाता। कभी क्वेश्चन में लिखा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे अदर रेंट, ये जो हमें अदर रेंट मिल रहा है ना, एक तो टोटल मंथली पेमेंट है, टोटल मंथली पेमेंट सॉरी मंथली रेंटल जो है इसी को लीज रेंटल माना जाएगा। और जो ये अदर पेमेंट है इसका हमें कुछ नहीं करना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हालांकि जो अदर पेमेंट कर रहा है लेसी वो उसको अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा। इसका लीजेस से लेना कोई नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम कंटिंजेंट रेंट बोलते हैं, इसका लीजेस से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए उसने कहा टोटल मंथली पेमेंट 9,000 की, लेकिन तुम 7,000 ही कंसीडर करोगे जो लीज पेमेंट या रेंटल है। रेसिडुअल वैल्यू लॉसेस टू बी बॉर्न बाय लेसी वो होता ही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मंथली रेंट ओवर 40 ईयर्स पीरियड भी तुम्हें दिया है। उसने ये भी बता दिया कि जो 40 महीनों तक 7,000 रुपए मिलेंगे, अगर मैं 7,000 को 40 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इतना मिलेगा, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू तुम्हें दी हुई है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मंथली रेंट, जिसको कि मिनिमम लीज पेमेंट भी हम बोल सकते हैं, वो तुम्हें दे दी उसने 24,90,000, जबकि एसेट की कॉस्ट कितनी है? 25 लाख है।
तो दो कारणों से ये, वैसे तो हमें कोई एक ही कारण चाहिए, लेकिन ये दो कारण से मैं कह रहा हूं इसको हम फाइनेंस लीज मानेंगे। क्यों? एक तो लीज पीरियड इकोनॉमिक लाइफ के बराबर है। नंबर टू, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू है कॉस्ट के बराबर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा shall be categorized as फाइनेंस लीज। इसको हम फाइनेंस लीज मानेंगे। रीजंस क्यों? रीजंस क्या है? एक तो वही रीजन है, लीज टर्म या लीज पीरियड इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ, इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ। एक तो जो लीज पीरियड है वो इकोनॉमिक लाइफ के बराबर है, और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कवर्स ऑलमोस्ट whole of the cost of the asset, whole of the cost of the asset। ये कारण है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 अब आप इस समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? कहता है वेल्किंस लिमिटेड विशेस टू ऑब्टेन ए मशीन कॉस्टिंग 30 lakhs बाय वे ऑफ लीजेस। तो हम एक मशीन चाहते हैं लीज पे लेना। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन 14 साल की है, बट द कंपनी रिक्वायर्स इट ओनली फॉर द फर्स्ट 5 years। हमें सिर्फ फर्स्ट 5 years के लिए चाहिए। करेक्ट। इट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द कैल्विन लिमिटेड फॉर ए लीज रेंटल ऑफ ₹3 lakhs पर एनम, 3 lakhs per annum payable in arrears, and the implicit rate of interest is 15%. The chief accountant of Welkins Limited is not sure about the treatment of these rental and seek your advice। एक्चुअली पहले तो ना इस क्वेश्चन में ये जो लिखा है ओनली फॉर द फर्स्ट 5 years, तुम एक काम कर लो, उसको लिखो द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज, ये 14 years है ना, 14 years की बजाय आप इसको 10 years कर लो। मैं किसी कारण से ये कह रहा हूं, ठीक है, मैंने 10 years का कहा, क्योंकि अगर ये 15 years होगा तो ये ऑपरेटिंग लीज का केस हो जाएगा, और ऑपरेटिंग लीज में फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो मुझे समझाना है। क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में जो मैं लीज रेंटल पे करूंगा उसकी बस मुझे एक ही एंट्री लिखनी है, लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। में दोनों तरीके से वैसे इसको बता रहा हूं, लेकिन मैंने क्वेश्चन में 10 years कर दिया, और इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो जरा यहां समझने की कोशिश करें कि मैं क्या समझाना चाह रहा। अच्छा, तुम्हें क्वेश्चन में ना ये जो मैंने ये लिखा है 15% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा दिए होंगे, ठीक है। ये तुम्हें दिया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15% फॉर फर्स्ट ईयर 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.4797, और इनका टोटल भी करके दिया रहेगा 3.3522। ये क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा मिलेगा, इसलिए तुम्हें ये भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो जरा यहां समझने की कोशिश करें। केस स्टडी 5। केस स्टडी 5 में पहले तो तुम्हें समझना क्या है कि इस क्वेश्चन में पहले तो क्या दिया हुआ है। वो कहता है कि हमने जो मशीन है, पहले तो इसको मैंने एक लाइन ओपन करी, इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो तो 10 years की है। लो जी, इकोनॉमिक लाइफ 10 years की है, जो मैंने चेंज करा दी। इकोनॉमिक लाइफ 10 years, ठीक है, ये इकोनॉमिक लाइफ आ गई 10 साल की, जबकि लीज पीरियड कितना है? 5 years का है। लीज पीरियड भी आ गया आपके सामने, लीज पीरियड 5 years।
लेसर लेसर तो कौन है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन लेसी का नाम हमें पता है, जो कि दिया हुआ है। वेल्किंस इंडिया लिमिटेड ले रही है, और किससे ले रही है? केल्विन से ले रही है। तो लेसर तो है केल्विन, और लेसर है वेल्किंस इंडिया लिमिटेड, लेसी। तो 10 साल की लाइफ है, 5 साल के लिए हमने लिया है, तो पहले तो ये फाइनेंस लीज है, करेक्ट। उसके बाद जो तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लीज एंटर हुआ, लीज रेंटल फॉर ₹3 लाख, तो 5 साल के लिए हमने लिया हुआ है लीज पीरियड 1 2 3 4 5। तो लीज रेंटल्स जो तुम्हें मिलेंगे हर साल वो 3 लाख के मिलेंगे, या हम कहें लेसी हर साल 3 लाख रुपए पे करेगा, 3 lakhs एनुअली। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, यानी कि अगर मैं 1 साल के लिए पैसे डिपॉजिट करूं तो 15% मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट 15% इंटरेस्ट क्यों देगी? जैसे 15% का मतलब मैं बता रहा हूं, क्योंकि माना ये जा रहा है 1 साल में प्राइसेस जो है 15% से बढ़ रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट कहती है 1 साल तक अगर आप पैसा रख रहे हो तो हम आपको 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये इंटरेस्ट का मतलब होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो 15 का आ जाएगा, 15% है, इंटरेस्ट इज 15%, करेक्ट। अब इंटरेस्ट 15% है, लग रहा है ये सामने वाली लाइट नहीं जल रही है। चलो कोई बात नहीं, प्लीज स्विच ऑन द लाइट, फ्रंट लाइट। एनीवन देयर? प्लीज स्विच ऑन द लाइट। Yes. So fortunately, one of my staff has been able to hear it, and light has been switched on. So 15% internal rate of return. और तुम्हें ही मैंने कहा था ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15%। इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे कि ईयर 1 मैंने जानबूझ करके एक बार अच्छी तरह से समझा दिया, ईयर 1 0.870, ईयर 2 0.658। ये इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगे, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 0.572, 4, 0.497, फिफ्थ कितने हो गए? 0.870 पॉइंट, अच्छा ईयर 2 का 0.756 है, ये ईयर 3 का है, ये ईयर 4 का है, ये ईयर 5 का है, और ईयर 2 का जो है वो 0.756 है। तो इस तरह से तुम्हें दिए होंगे, और ये टोटल भी करके दिया होगा इनका, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15% फॉर 5 ईयर्स, यानी कि इन सबका टोटल अगर मैं कर दूं डेट इज इक्वल टू 3.35, कितना आ जाएगा? 14 और 2 16 7 3, करेक्ट। तो ऐसे तुम्हें ये क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा, ये मत सोचना चाहे मैंने किसी क्वेश्चन में प्रिंट करा या नहीं करा, तुम्हें हमेशा मिलेगा। अब मुझे इस क्वेश्चन से तुम्हें बहुत सारी चीजें समझानी है। पहले तो ये फाइनेंस लीज का केस है, लीज जो है वो फाइनेंस लीज का केस है। कैसे, क्यों है फाइनेंस लीज? फाइनेंस लीज क्यों है? एज लीज पीरियड, एक तो जो लीज पीरियड है इज इक्वल टू 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ 10 साल की है, उसका 50% 5 साल होता है, और 5 साल का लीज पीरियड है। अगर लीज पीरियड 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के बराबर हो या ज्यादा हो तो फाइनेंस लीज होगी। 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, करेक्ट। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है। सबसे पहले तो लेसी अपनी बुक्स में इसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा। तो
इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, हमें जैसे कि मैंने लिखाया भी था उस वक्त, इन केस ऑफ फाइनेंस लीज के वक्त लेसी क्या करता है अपनी बुक्स में, लेसी shall recognize finance lease, shall recognize finance lease as an asset and liability. वो एसेट और लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, और किस वैल्यू पे करता है, एट लोअर ऑफ कॉस्ट, जिसको कि फेयर वैल्यू भी कहते हैं, कॉस्ट या फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, इसमें से जो छोटी फिगर होगी उस पर वो रिकॉग्नाइज करता है। तो मेरे को यहां पर अब मिनिमम लीज पेमेंट कंप्यूट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब मैं मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूंगा, बिल्कुल आसान, जैसा कि मैंने उस वक्त एग्जांपल भी दिया था अपने डिमॉन्स्ट्रेशन में। फिर भी यहां पर आप लिखे ईयर के आगे लिखे 1 2 3 4, लीज पीरियड 5 साल का है 5। ईयर के आगे आप यहां पर लिखें मिनिमम लीज पेमेंट या सिंपली लीज रेंटल। लीज रेंटल ही आपकी मिनिमम लीज पेमेंट होती है। आपको हर साल कितना मिल रहा है, 3 लाख, 3 lakhs 3 lakhs 3 lakhs 3 lakhs 3 lakhs, यानी कि 5 साल में एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेसी आपको 15 लाख की पेमेंट करेगा। लेकिन लेसी ने इस एसेट को 5 साल में लिया, तो 5 साल में वो 15 लाख पे कर रहा है, तो उसकी हमें हकीकत में वैल्यू देखनी है। तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीएफ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15%। अब ये जो फैक्टर्स तुम्हें दिए हुए हैं उसको तुमने यहां लिख लिया 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497। करेक्ट? ये चीजें आपने बिल्कुल यहां पर पहले तो लिख ली। अब लिखने के बाद आपने क्या करना है, लिखने के बाद आप इनको मल्टीप्लाइड करेंगे, लीज रेंटल को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यूज। तो जो भी मल्टीप्लाइड करके फिगर आएगी वो आप लिखेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप लिखेंगे 3 लाख इंटू 0.870, 3 लाख इंटू 0.76, 3 लाख इंटू 0.658, 3 लाख इंटू 0.572, 3 लाख इंटू 0.497, यानी कि 3 लाख को आपने इन फिगर से 5 बार मल्टीप्लाइड करा, 3 लाख इंटू दिस, 3 लाख इंटू दिस, वगैरह वगैरह। अब ये टैली कर करके जो भी आएगा वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको कितना मिल रहा है, 15 लाख सॉरी, ये तो एब्सोल्यूट टर्म्स में। नो डाउट कि लेसी 5 साल में 15 लाख की पेमेंट करेगा, लेकिन वो 15 लाख की रियल वर्थ कितने की है ये हम देखना चाहते हैं आज के दिन, क्योंकि ये तो 5 साल में मिलेगा ना। हम तो जिस दिन एसेट लीज पर लेते हैं या देते हैं उस दिन ये कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मैं 5 साल में 15 लाख दूंगा, लेकिन हकीकत में मैं कितना दे रहा हूं। तो क्योंकि 5 साल के बाद 15 लाख की वैल्यू 15 लाख थोड़ी होगी, तो इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा एक तो तरीका यह है कि एक एक चीज से मल्टीप्लाइड करो, या तुम क्या कर सकते हो, ये वैल्यू डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो। अब ये वैल्यू डायरेक्टली कैसे कंप्यूट कर सकते हो, देखो हम 3 लाख इंटू दिस, 3 लाख इंटू दिस, 3 लाख इंटू दिस, 3 लाख इंटू दिस, 3 लाख इंटू दिस कर रहे। तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन सब का टोटल कर लो। ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी। 3.353, वैसे इसको हम बोलते हैं एन्युएटी फैक्टर। हालांकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप सीधा इन प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर लो। यानी कि हम कहेंगे 15% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 साल का टोटल इतना है।
अब टोटल को आप लीज रेंटल से मल्टीप्लाई, 1 साल के लीज, यानी कि आप 15 लाख से मल्टीप्लाइड कर दो, ये गलती मत करना। तो आप ये प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो, यानी कि मैं 3.353 को एक एनुअल रेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां 3 लाख तो मैं इन सारी फिगर से कर रहा हूं ना मल्टीप्लाइड, तो ये जब मैं इस 3 लाख को एक बार इसी से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने इन सब फिगर से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा 1005660। पॉइंट्स की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, वो एक अलग मैटर है। ये आपकी फिगर आ जाएगी। आपकी ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये फिगर हमने कैसे निकाली। ये फिगर, ये मैं अलग अलग तरीके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए। आपने क्या करा, ये फिगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 3 लाख को इससे मल्टीप्लाइड करा, और मैंने कहा या हम ऐसे कर सकते हैं, 1 साल का एनुअल रेंट 3 लाख, उसको मैंने डायरेक्टली 3.353 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो मेरे पास 1005660 आ गया। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब एक मजेदार बात देखो, जब मैं 1 साल के एनुअल रेंट को 5 साल के जो टोटल आया प्रेजेंट वैल्यू का, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो ये फिगर आ रही। अगर मैं इस फिगर को इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 3 लाख भी आ सकता है, यानी कि मुझे ऐसे भी पता लग सकता है कि 1 साल का एब्सोल्यूट टर्म्स में एनुअल रेंट कितना है। समझ में आया? ये चीजें अभी से अपने दिमाग में रखना क्योंकि आगे मुझे यूज करनी पड़ेगी। खैर, तो प्रेजेंट वैल्यू तुमने कंप्यूट कर ली। अब हमें मालूम है कि एसेट की जो कॉस्ट थी हमें दी हुई थी इस क्वेश्चन में, कॉस्ट कहां पर थी, एसेट की कॉस्ट थी क्या, एसेट की कॉस्ट जो है, अब ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा। 30 लाख कुछ ज्यादा दी हुई है, तुम हो सकता है तुम्हारी बुक्स में ठीक भी लिखा हो, और नहीं भी लिखा तो तुम किसी कारण से इसको चेंज कर लेना। ये 30 लाख की बजाय तुम इसको 10 लाख कर लो, 10 लाख तो नहीं, इसको कर लो 11 लाख। मैंने क्यों चेंज कराया वो मैं अभी आपको बता देता हूं, वो तो मैं अभी बताऊंगा। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट हमने 30 लाख की बजाय, जहां मैंने अभी लिखा नहीं था तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो मैंने 11 लाख कर दी। तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू कवर्स सब्सटेंशियली एंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो इसलिए भी ये फाइनेंस लीज है, क्योंकि अब हम इसको फाइनेंस लीज का क्वेश्चन बना करके करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन ऑपरेटिंग लीज में नहीं होती। ऑपरेटिंग लीज में कुछ नहीं होता। अगर ये ऑपरेटिंग लीज होता, मैं भी उसका भी आंसर बता दूंगा, लेकिन पहले आप इस तरह से करो, ठीक है, फाइनेंस लीज के हिसाब से। तो लेसी ने अपनी बुक्स में ये कर दिया। अब लेसी को अपनी बुक्स में एक चीज और करनी होगी, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। पहले तो लेसी अपनी बुक्स में इस एसेट को कौन सी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा, 11 लाख पे कॉस्ट पे करेगा या इस पे करेगा? सर इस पे करेगा। इसका मतलब, लेकिन मैं पेमेंट कितनी करूंगा? पेमेंट तो मैं 15 लाख की करूंगा, जबकि मेरी और लायबिलिटी में रिकॉग्नाइज करूंगा इतने पर। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है मैं उसको इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहा हूं। अब डी में मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन ऑफ। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि फाइनेंस चार्जेस कैसे कंप्यूट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस, हर साल लेसी कुछ फाइनेंस चार्जेस पे करेगा, क्योंकि जो एब्सोल्यूट पेमेंट वो करेगा वो तो 15 लाख की है, लेकिन लायबिलिटी तो उसकी इतनी की है ना, इस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उसका मतलब हर साल हम कुछ फाइनेंस चार्जेस भी पे कर रहे हैं। तो वो कितने फाइनेंस चार्जेस हमने पे करे, वो कैसे निकाला जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान से देखें, अभी शीट को मैंने यहीं रखा। सबसे पहले तो आप यहां लिखें ईयर, ये आपका कॉलम 1, लेकिन इसकी शुरुआत 0 से करना, 0 1 2 3 4 5। एनुअल रेंटल्स या लीज रेंटल्स, हर साल आप 3 लाख पे करोगे कि नहीं पे करोगे? सर बिल्कुल करेंगे। एक बार मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया,
क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन से आपको डिटेल में सारी चीज बतानी। एनुअल रेंटल्स इतने पे करेंगे, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ टाइम। हेलो, हाँ हो गई, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। अभी अभी करीब मैंने नंबर लगाया था, उस समय तो कॉल जा रहा था, मैसेज आ गया, आई विल कॉल यू बैक लेटर करके। ओके, थैंक यू। तो एनुअल रेंटल ये हम पे करेंगे, हम लेसी हैं। अब देखो बेटे, यहां पर ध्यान ये रखना है, मैंने आपको बताया था जो हर साल मैं रेंट पे कर रहा हूं ना, कुछ मैं फाइनेंस चार्जेस के लिए पे कर रहा हूं, कुछ मैं फाइनेंस चार्जेस के लिए पे कर रहा हूं। फाइनेंस चार्जेस, चलो यहां लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। और कुछ मैं कर रहा हूं टूवर्ड्स पेमेंट, टूवर्ड्स प्रिंसिपल या लीज लायबिलिटी। तो ये जो पेमेंट मैं कर रहा हूं, इससे मुझे तोड़ना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा कितना मैंने लायबिलिटी के लिए पे करा और कितना इसके लिए। अब मुझे ये बताओ, जो आपकी लीज लायबिलिटी है वो आपने कितने पर रिकग्नाइज करी हुई है लीज लायबिलिटी, मेरे को यही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, हमने कंप्यूट करी थी प्रेजेंट वैल्यू, तो इस वैल्यू पे मैंने लीज लायबिलिटी रिकग्नाइज करी, ये आप यहां लिख लेंगे। आपकी लीज लायबिलिटी इतनी की है, समझ में आया? जीरो पीरियड का एंड, यानी कि करंट ईयर की बिगनिंग अब हो रही है। आपको करंट ईयर की बिगनिंग में यह पता है कि आपकी लायबिलिटी इतनी की है, क्योंकि आपने एक एसेट लीज पे लिया और उस एसेट को आप रिकग्नाइज इतने पर कर रहे हैं, एसेट के रूप में भी लायबिलिटी के रूप में भी। तो लायबिलिटी आपने इतना पैसा पे करना है, ये प्रिंसिपल है। लेकिन हकीकत में आप पे कितना कर रहे हो? 15 लाख पे कर रहे हो हकीकत में। ये वजह है कि मैं हकीकत में ज्यादा पे कर रहा हूं एब्सोल्यूट टर्म्स में, जबकि मेरी लायबिलिटी इतनी की है। तो इसलिए हम कुछ फाइनेंस चार्जेस पे कर रहे हैं। तो फाइनेंस चार्जेस कंप्यूट कैसे करेंगे? एट द रेट ऑफ 15% करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दिया रहता है। डिस्काउंट फैक्टर का मतलब यही होता है, सॉरी, जो हमें इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है वो ये बताता है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। अब ये 15%, जैसे मुझे ये देखना है पहले साल जो मैंने एनुअल रेंट पे करा उस पर कितना इंटरेस्ट मैंने पे करा, तो मैं कैसे देखूंगा? पहले तो एनुअल पेमेंट हम ईयर के एंड में करेंगे, नंबर वन। मेरी लायबिलिटी तो मेरी ईयर की बिगनिंग में ही आ गई थी ना, 10,05,660। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए मुझे अपनी ओपनिंग लायबिलिटी को देखना पड़ेगा। लायबिलिटी 10,10,05,660 थी। अब मैं इसका 15% कंप्यूट करूंगा, तो ये आ जाएगा फाइनेंस चार्जेस 150,849। इसका मतलब ये ज्यादा आ रहा है कुछ, एक सेकंड। 1005660 इंटू 15%, 150,849 ही आ रहा है ना। ज्यादा कैसे आ रहा है? 1,50,000 कैसे आ सकता? अच्छा, ये 10 लाख है, ठीक है ठीक है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो 10 लाख का 15% मैंने कंप्यूट करा, तो मेरी लायबिलिटी, मेरे को पता लग गया कि मेरा इंटरेस्ट पहले साल का इतना बना। यानी कि पहले साल की जो मेरी एनुअल पेमेंट होगी, मैं ये मान के चलूंगा कि इस 3 लाख के अंदर मैंने इतना इंटरेस्ट पे करा है, बाकी मैंने लायबिलिटी के लिए पे करा। अब इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 3 लाख में से माइनस करे मैंने, तो ये आ गया 149,151। अब जो हिस्सा मैंने लायबिलिटी के लिए पे करा वही तुम लायबिलिटी में से माइनस करोगे। समझ में आया? जो तुमने लायबिलिटी के लिए पे कराया था वही लायबिलिटी में से माइनस करोगे। 149,151। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इससे आपको यह पता लग गया कि पहले साल आपने जो इंटरेस्ट चार्जेस पे करे, जो एनुअल पेमेंट करी है, उसमें फाइनेंस चार्जेस इतने हैं, लायबिलिटी के चार्जेस इतने हैं। तो इस तरीके से ये पेमेंट आपने करी। अब आपकी लायबिलिटी जो थी, जस्ट वेट,
मुझे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये टफ पार्ट होता है, समझाना पड़ता है बच्चों को अच्छी तरह, उसके लिए थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। ईयर 1 की बिगनिंग में लायबिलिटी इतनी थी 105,660, ठीक है ना। अब ये 149,151 आप इसमें से माइनस करो, पहले तो माइनस करेंगे 1005660, 1005660। जब इस फिगर को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरी साल की बिगनिंग में लायबिलिटी इतनी थी, तो ईयर 1 के एंड में अब मैंने इस लायबिलिटी में से 149,151 माइनस कर दिए, तो मेरी जो लायबिलिटी बच जाएगी 86,509 की बच जाएगी। तो ये लायबिलिटी जो है मैं अब ईयर 1 के एंड में लिखूंगा। ये मैंने समझाने के लिए एक बार माइनस करा था, लेकिन अब तुम यहां पर क्या लिखोगे, 8,56,1856,509, 856,509। इस तरह आपको पता लग गया ईयर 1 के एंड में इतनी लायबिलिटी है। ये फाइनेंस चार्जेस हो गए। ये आपको पता लग गया कि आपकी लायबिलिटी के लिए आपने पेमेंट करी, जो हिस्सा आपने लायबिलिटी के लिए पे करा उसको आप लायबिलिटी में से माइनस करके ये फिगर निकालोगे। अब आपको ये पता लग गया कि सेकंड ईयर के बिगनिंग में लायबिलिटी इतनी है। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा तो 856,509 का जो 15% आएगा उसको मैं लूंगा, वो आ जाएगा 128,477, 128,477। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू? अब इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी कि इस साल मैंने जो इंस्टॉलमेंट पे करी है ईयर के एंड में, उस पर इतना इंटरेस्ट है। तो 3 लाख में से मैंने माइनस करा 128,477, डेट इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो गया, 3 लाख माइनस 128,477, तो ये आपको पता लग गया 171,523। तो ये फिगर अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो -856,509। अब आपको पता लग गया कि सेकेंड ईयर के एंड में लायबिलिटी 684,986 की है, सेकेंड ईयर के एंड में। अब हम थर्ड ईयर के एंड में आ गए, तो सेकेंड ईयर का एंड में लायबिलिटी इतनी है, तो अब इस पे इंटरेस्ट कंप्यूट करा जाएगा इनटू 15%। इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 102748 अप्रोक्सीमेटली। 3 लाख में से इसको मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 197,252। अब ये जो मैंने लायबिलिटी के लिए पे करा इसको मैं लायबिलिटी में से माइनस कर दूंगा, करेक्ट। तो 684,986 माइनस 197,252, तो आपको पता लग गया थर्ड ईयर के एंड में लायबिलिटी 487,734 की है। अब इस पे 15%, क्योंकि ये थर्ड ईयर के एंड में है, अब हम फोर्थ ईयर के एंड में 3 लाख पे कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि थर्ड ईयर के एंड से फोर्थ ईयर के एंड तक कितना इंटरेस्ट बन गया, इनटू 15%, तो ये आ रहा है 73,160। अब इस इंटरेस्ट को 3 लाख में से माइनस करा तो डेट इज इक्वल टू 2,26,226,840। अब ये हिस्सा आपने लायबिलिटी के लिए पे करा, इस हिस्से को इसमें से माइनस करेंगे 487,774, तो ये आ गया आपका 260,934। फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, क्योंकि फाइनल ईयर के बाद ये क्लोज हो जाना चाहिए, तो ये अपने आप ही क्लोज हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फाइनल ईयर में आपको मालूम है कि जो 3 लाख की पेमेंट है ना, उसके अंदर मुझे इतना तो पे करना है, क्योंकि फोर्थ ईयर के एंड में इतनी लायबिलिटी है, तो ये वाली फिगर आप पहले ही लिख लेंगे 260,934, क्योंकि जब आप इतनी
इतनी पेमेंट करेंगे तभी तो बैलेंस जीरो आएगा, क्योंकि 5th ईयर के बाद ये लायबिलिटी का बैलेंस जीरो आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? इसका मतलब 3 लाख में से आपने इतना पे करा, अब इन दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे -3 लाख। तो इस तरीके से तो 39,066, यानी कि फाइनल ईयर में मैंने क्या करा, पहले मैंने ये लिखा, इनफैक्ट पहले मैंने ये लिखा, इसको तो आप जीरो कर दो, पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, और फिर मैंने ये लिखा बैलेंसिंग फिगर फाइनल ईयर में। ऐसा मैंने क्यों करा? अगर मैं 260 का 260,934 का इंटरेस्ट कंप्यूट करता 15% के हिसाब से, तो वो 39,140 आ रहा है, यानी कि वो बैलेंस इससे मैच नहीं करता, तो ये अकाउंट फिर थोड़ा सा इसमें बैलेंसिंग फिगर आ जाती। तो इंटरेस्ट को अप्रोप्रिएट करने के लिए फाइनल ईयर में इस तरह से करना पड़ता है। वैसे तो ये काम होता है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझा रहा हूं। अब मैं आपको लेसी की बुक्स में एंट्रीज भी अच्छी तरह से समझा सकता हूं, बेसिक पर्पस मेरा ये भी था। अब लेसी अपनी बुक्स में क्या एंट्री लिखेगा? सबसे पहले तो वो ईयर 1 में बिगनिंग में जिस दिन उसने एसेट लीज पर लिया, वो एंट्री लिखेगा एसेट ऑन फाइनेंस लीज अकाउंट डेबिट, या सिंपली एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट ऑन फाइनेंस लीज अकाउंट डेबिट, करेक्ट, टू लायबिलिटी अकाउंट, टू लीज लायबिलिटी अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको मालूम है कि जो लायबिलिटी है वो दरअसल आपने पैसा लेसर को देना है। लेसर ये लायबिलिटी है ना आपकी, लीज लायबिलिटी है, लेसर को पैसा देना है लीज की वजह से। मैंने कहा था कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे 1005660, तो इस वैल्यू पे हमने एसेट और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है। ये आपकी लायबिलिटी थी। अब आप ईयर 1 के एंड में आ जाएंगे। ईयर 1 के एंड में आप पहली पेमेंट करेंगे। मैंने बताया था जब मैं पेमेंट करूंगा लेसर को, ये लायबिलिटी है, तुम्हारी लायबिलिटी कितने से कम हो रही है? इतने से कम हो रही है। 3 लाख की आपने पेमेंट करी, लेकिन लायबिलिटी इतने से कम हो रही है ना, तो इसलिए लेसर को जो डेबिट करा जाएगा 149,151 से करा जाएगा। और ये आपने फाइनेंस चार्जेस पे करे, तो फाइनेंस चार्जेस अकाउंट, और तुम अलग से एंट्री नहीं करना चाहते तो यहीं पर ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, क्योंकि अल्टीमेटली ये P&L में चले जाते हैं। ये आजकल एक तरीका है। तो फाइनेंस चार्जेस आपके हो गए 150,849। इसका मतलब जो आपने पहले साल के एंड में पहली किस्त पे करी है या एनुअल रेंट पे करा है 3 लाख का, उसमें से आपकी लायबिलिटी इतने से कम हुई और फाइनेंस चार्जेस इतने के लगे जो आपने P&L में डाल दिए। अब आपको डेप्रिसिएशन भी देना होगा, लेकिन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करी, लेकिन मैं वैसे ही लिख रहा हूं तो मेरे को लिखना पड़ता। अगर एसेट की वैसे डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर सकते हैं, रेट नहीं भी दिया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन फाइनेंस लीज। कैसे कर सकते हैं? एसेट ऑन फाइनेंस लीज, एसेट आपने इस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करा है। एसेट की लाइफ 5 इयर्स की है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1005660 डिवाइडेड बाय 5। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी आपने कर दी। अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, फिर अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। 201132। तो इस तरीके से लेसर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। जनरली वो तुमसे एंट्री पहले साल की ही पूछेंगे या दूसरे साल की। अब दूसरे साल में अगर मैं एंट्री करता, पहली एंट्री तो होगी नहीं, ये एंट्री ईयर के एंड में होगी, सेकेंड ईयर के एंड में ये 2 एंट्री होंगी। बस ये है कि यहां पर तो 3 लाख रहेगा, लेकिन यहां पर लेसर के आगे ये वाली फिगर आ जाएगी 17523 और फाइनेंस चार्जेस के आगे फिगर आ जाएगी 128477 और डेप्रिसिएशन की यही एंट्री होगी आने वाले 5 साल तक। तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में ये 2 एंट्री आपकी रिपीट होती रहेगी। जनरली वो तुमसे फर्स्ट ईयर की एंट्री पूछते हैं, तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें ये एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है कि लेसी की बुक्स में किस तरीके से करा जाता है। अब मैंने क्वेश्चन को इसलिए ये करा जस्ट तुम्हें थोड़ा समझाने के लिए। अगर मान लो ये ऑपरेटिंग लीज का केस होता, सपोज मैं
जो मैंने चेंजेस करे थे, मैंने क्या करा था, एक तो कॉस्ट को मैंने 30 लाख की जो कॉस्ट थी उसको मैंने 10 लाख कर दिया। सपोज मैं कॉस्ट को 30 लाख की रहने दूं, नंबर वन। और शुरू में लाइफ जो हमें इकोनॉमिक लाइफ दी हुई थी वो 14 ईयर्स की दी हुई थी, करेक्ट। तो 14 ईयर्स की अगर लाइफ दी हुई है और लीज पीरियड अगर 5 ईयर्स का है, तो फिर तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग लीज का केस है। अगर ऑपरेटिंग लीज का केस होता तो लेसी अपनी बुक्स में फिर हमें ये कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जो भी हमने करा है कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि उस केस में लेसी अपनी बुक्स में एसेट और लायबिलिटी पे तो रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं ना। ऑपरेटिंग लीज के केस में, ऑपरेटिंग लीज के केस में तो वो एसेट का ओनर नहीं है, तो ये एंट्री नहीं करेगा, तो डेप्रिसिएशन वाली भी नहीं करेगा, जो हमने ये वाली एंट्री लिखी थी ये भी नहीं होगी। अगर ये एंट्री नहीं करेगा तो ये सब वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये एंट्री तो अब हो ही नहीं सकती, तो ये एंट्री नहीं हो सकती, ये एंट्री हो सकती। एक ही एंट्री बस हो सकती है, जो हम लीज रेंट पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हम क्या होती, उसकी एंट्री हम लिख देते लीज रेंटल अकाउंट डेबिट, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, टू बैंक, और यही मैं ब्रैकेट में पीएनएल भी कर दूंगा, और 3 लाख से ये एंट्री होती। 5 बार बस ये एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। यानी कि अगर ऑपरेटिंग लीज का केस होता तो फिर उस केस में सिर्फ ये एंट्री होती, लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है और कोई खराब बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद, क्वेश्चन नंबर था ये 5th क्वेश्चन, इसको करने के बाद जरा 6 क्वेश्चन को देखें। तो 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, ये शीट्स बड़ी संभाल संभाल के रखनी पड़ती हैं। 5th हो गया, 6 कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन में लॉजिक क्या कहता है, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। वो कहता है लेसी टुक ए मशीन एट 10 ईयर फाइनेंस लीज, 10 ईयर की फाइनेंस लीज पे लिया है। इट इज रिक्वायर्ड टू पे, यहां तो क्वेश्चन में दे दिया फाइनेंस लीज पे लिया है। लेसी जो है हर साल लीज रेंटल पे करेगा 60,000 पर एनम के, विथ 5,000 फॉर अदर सर्विसेज। मैंने तुम्हें बताया, अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि अदर सर्विसेज के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहा है, उसको तुम कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे, करेक्ट। उसका क्या करेंगे अभी मैं बता दूंगा। द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी 10% है फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। देखो यहां कैसे दिया हुआ है उसने, अब की बार कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10% फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर दिया, फॉर ए पीरियड, यानी कि ईयर 1 2 3 4 5 6 का मिला करके 6.45 है, करेक्ट। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। क्वेश्चन तो तुमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा है और कह रहा है ये जो 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इसका भी अलग से ट्रीटमेंट बताओ। क्वेश्चन तो तुमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि भाई इनिशियली जो लेसी है वो अपनी बुक्स में किस पर रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन क्वेश्चन पूरा भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑल्सो पास एंट्रीज इन द फर्स्ट ईयर, तो उसके लिए तुम्हें फिर वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो अभी मैंने करी थी। केस स्टडी 6 में क्या कहता है, केस स्टडी 6, पहले तो क्वेश्चन में क्या है ये मैं इसलिए साथ साथ ड्रॉ कर देता हूं कि बाद में अगर आप अपने सिर्फ सॉल्यूशन नोट्स को देखो तो तुम्हें कुछ और ना करना पड़े, तुम्हें क्वेश्चन देखने की जरूरत ही ना पड़े। ईयर 1 से लेके फर्स्ट ईयर से लेकर के 10 साल तक लीज पीरियड है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। लीज पीरियड 10 साल का दिया है ना, यस, 10 साल का लीज पीरियड हमें दिया हुआ है, करेक्ट। लीज रेंटल्स तुम्हें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लीज रेंटल्स वो कह रहा है 60,000 रुपए पर एनम के, 60,000 पर एनम, और कुछ अदर सर्विसेज के लिए भी आप पेमेंट कर रहे हैं। आप लेसी अदर सर्विसेज के लिए, हो सकता है कि जो ओनर है वो तुम्हें कुछ और सर्विसेज दे रहा हो, उसके लिए आप अलग से कुछ ये पेमेंट कर रहे हैं। तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% है। वैसे 10% के हिसाब से जो वैल्यू निकाली जाए तो ईयर 1 की मैं तुम्हें बता देता हूं, ये आएगी 0.909, ईयर 2 की अगर आएगी तुम्हारी 0.826,
ईयर 3 की आएगी तुम्हारी 0.751, फोर्थ की आएगी 0.687, वही जो शीट मैंने तुम्हें दिखाई थी उस वक्त। तुम इस शीट में से ये निकाल सकते हो, करेक्ट। ये जो शीट होती है इस तरह की, हालांकि तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनेशन में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो यहीं से मैं तुम्हें बता रहा हूं 0.687, फिर है थोड़ा दूर रखी हुई है शीट्स तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। 0.625 ईयर 6 का है, 0.56, एक सेकंड के लिए 0.564, 7 का है ईयर 7 का 0.517, 8 का है 0.467, 9th ईयर का है 0.424 और 0.386, 10 साल का। तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन सब 10 साल का जो टोटल है ना वो दिया हुआ है 6.145 जो दिया हुआ था तुम्हें क्वेश्चन में जो लिखा था कितना दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6.745 था, 10% इज 6.145, 6.145। ये 10 साल का तुम्हें इकट्ठे दे दिया है। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था क्योंकि अगर तुम 10 बार मल्टीप्लाइड करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए बेटर है कि तुम सीधा क्या करना है, एक साल का जो एनुअल रेट है उसको इससे मल्टीप्लाइड कर करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले तो फाइनेंस लीज तो है ही, अब मुझे क्या बताना है इसमें, हमें सिर्फ ये बताना है कि इनिशियली लेसी अपनी बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेगा। तो लेसी shall recognize at the inception, यानी कि शुरुआत में जिस दिन उसने एसेट लीज पर लिया, at the inception, comma, finance lease at lower of cost या fair value and present value of lease rentals या minimum lease payment। तो इन दोनों में से जो छोटी फिगर होती है उस पर रिकॉग्नाइज करा जाता है। वैसे क्वेश्चन में तुम्हें एसेट की कॉस्ट तो दी नहीं है, तो तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट ही निकालनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब मिनिमम लीज पेमेंट एक तो वही है ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बार तुम लिखो, फिर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फिर उसके बाद एनुअल रेंट लिखो, एनुअल रेंट 60,000 60,000 10 बारी लिखो और 10 बारी ये फैक्टर लिखो। ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 10 बारी तुम मल्टीप्लाइड करोगे। या मैंने अभी जो तरीका बताया प्रेजेंट वैल्यू के लिए तुम डायरेक्टली कर सकते हो, एनुअल रेंट जो एक साल का रेंट तुम्हें मिल रहा है, एनुअल लीज रेंट, उसको तुम सीधा मल्टीप्लाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर 10 ईयर्स। भाई 10 साल का तो तुम्हें इकट्ठे दिया हुआ है ना, 10 साल का तुम्हें 6.45 है। लीज रेंट तुम्हारे जो है 60,000 पर मंथ है, तो 60,000 पर मंथ पर एनएम को तुम मल्टीप्लाइड कर दो इस फैक्टर से 6.145, जिसको तुम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैसे एन्युटी फैक्टर भी कह देते हो। एन्युटी का मतलब ही होता है टोटल लंप सम, करेक्ट। तो तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब जब तुम 60,000 को इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो 3,68,700 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब लेसी जो है एसेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करेगा इस वैल्यू पे, करेक्ट। तो एंट्री वो क्या लिखेगा अपनी बुक्स में जिस दिन वो रिकॉग्नाइज करेगा, एसेट ऑन फाइनेंस लीज अकाउंट डेबिट, एसेट ऑन फाइनेंस लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट या टू लेसर अकाउंट, ब्रैकेट में लीज लायबिलिटी लिख लेना क्योंकि लीज की लायबिलिटी की वजह से उसने लेसर को पेमेंट करनी है। ये फाइनेंस लीज है।
3,68,700 पर मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। और फिर मैं ईयर के एंड में क्या करूंगा, जब मैं पेमेंट करूंगा ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर एंड, ईयर के एंड में जब मैं पेमेंट करूंगा लेसर को, तो मैं एंट्री लिखूंगा लेसर अकाउंट डेबिट। मुझे मालूम है कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूं टू बैंक, उस पेमेंट में कुछ तो मैं लेसर यानी कि लीज लायबिलिटी, एलएल का मतलब लीज लायबिलिटी के लिए पेमेंट कर रहा हूं, और कुछ मैं फाइनेंस चार्जेस के लिए पेमेंट कर रहा हूं। अब मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में 60,000 रुपीज पे भी करे, लेकिन इस 60,000 के अंदर कितनी पेमेंट मैं लेसर को कर रहा हूं और कितनी फाइनेंस चार्जेस, तो ये मैं देख सकता हूं। मुझे अपनी लीज लायबिलिटी पता है 3,68,700 है, अभी हमने देखा था। 3,68,800 का फाइनेंस चार्जेस पहले साल में हो जाएंगे। 3,68,700 आपकी लीज लायबिलिटी है, उसका 10% इंटरेस्ट, उसका 10% इंटरेस्ट आ जाएगा 36,870। यानी कि पहले साल जो आपने 60,000 की पेमेंट करी है, उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन इतना है, तो 60,000 में से माइनस करा 36,870, तो आपको यह पता लग गया कि बाकी पेमेंट आपने लीज लायबिलिटी के लिए करी 23,130। समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका यह भी मतलब है कि लीज लायबिलिटी आफ्टर ईयर 1 या लीज लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर 1, लीज लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितनी हो जाएगी? टोटल लीज लायबिलिटी 3,68,700 की थी, और तुमने 23,130 लीज लायबिलिटी के लिए पे करे अभी, तो लीज लायबिलिटी ईयर 1 के एंड में अब आपकी इतनी आ जाएगी। समझ में आ गया? -368,700 डेट इज इक्वल टू 3,45,570। फिर क्वेश्चन में यह भी लिखा था फर्स्ट ईयर के एंड में ही तुम्हें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। अच्छा, जब तुमने फाइनेंस चार्जेस लिखे ना, तो ब्रैकेट में पीएनएल भी लिख लेना, क्योंकि फिर तुम्हें अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आया? नहीं तो तुम्हें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस अकाउंट। ये मैं तुम्हें जो बता रहा हूं। अच्छा जी, अब मैं जो तुम्हें बता रहा था कि फर्स्ट ईयर के एंड में इस क्वेश्चन में तुम्हें एक और एंट्री करनी पड़ेगी, और वो एंट्री होगी जो तुमने अदर चार्जेस पे करे हैं। अदर चार्जेस की एंट्री, हर साल तुम 60,000 पे कर रहे हो और अदर चार्जेस के लिए 5,000 पे कर रहे हो। बस कुछ नहीं, इसको मैं पीएनएल में डेबिट कर दूंगा और टू बैंक लिख दूंगा 5,000, और इसका कोई यूज नहीं है। 5,000 से ये एंट्री होगी। वैसे तो वो तुमसे फर्स्ट ईयर का ही पूछेंगे, अगर एंट्री में पूछेंगे तो मैंने बता दिया। मान लो सेकेंड ईयर का भी पूछते हैं, तो सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर में दोबारा से एसेट तो तुम परचेज नहीं करोगे, तो सेकेंड ईयर के एंड में फिर से तुम लेसर को पेमेंट करोगे, लेसर अकाउंट डेबिट। लेसर को पेमेंट करते हैं लीज लायबिलिटी के लिए, और कुछ हम फाइनेंस चार्जेस पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और टू बैंक। पेमेंट तो मेरी सेकेंड ईयर के एंड में भी 60,000 की होगी, 60,000, करेक्ट। अब सेकेंड ईयर के एंड में जो मैंने 60,000 पे करे हैं, उसमें कितने फाइनेंस चार्जेस हैं, तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम सेकेंड ईयर के एंड में हो। फर्स्ट ईयर के एंड में लायबिलिटी इतने की बच गई थी, तो तुम्हारे जो फाइनेंस चार्जेस हो जाएंगे 3,45,570 इंटू 10%। समझ में आ गया? तो 34,557 ये आपके फाइनेंस चार्जेस हो गए, 34,557। तो जो बच गया वो आपका ये बता रहा है कि इस पेमेंट में से आपने हिस्सा पे करा है लायबिलिटी के लिए।
तो 60,000 माइनस 34557 डेट इज इक्वल टू 25,443। ये बात समझ में आ गई। फिर सेकेंड ईयर के एंड में अदर चार्जेस की एंट्री भी आप करेंगे। अदर चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब आपको ये फाइनेंस चार्जेस कंप्यूट करने आ जाने चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। ब्रैकेट में पीएनएल टू बैंक। तुम चाहो तो इस एंट्री को भी कंबाइन कर सकते थे इसमें। जैसे यहां तुम 65 कर देते और अदर चार्जेस अलग से दिखा देते। तुम चाहो तो वहीं पर कंबाइन कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। हालांकि क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ ये है कि ईयर की बिगिनिंग में किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा। तो जो मैंने फर्स्ट में आंसर लिखा है एट कॉस्ट और वो उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। आंसर तो वो हमारे पास आ ही गया। लेकिन अगर वो ये पूछता कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एंड में क्या एंट्री होगी, तो तब आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इस सेशन में इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आपकी और मेरी। ठीक है।